नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के यूनिट सी सेक्शन में प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। ये बीए पाठ प्रथम वर्ष का विषय है एक, और इसमें हम विषमताओं को लेकर चर्चा करेंगे। आमतौर पर हम देखें कि यह विषमता जो है प्रादेशिक विषमता के नाम से हमारे पाठ्यक्रम में है, और प्रादेशिक विषमता से क्या तात्पर्य है इसको हम देखते हैं। प्रादेशिक विषमता से तात्पर्य हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों में कोई भी आंकड़े किस प्रकार से हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ हमने स्पष्ट किया हुआ है, प्रादेशिक असमानताओं का अध्ययन विभिन्न राज्यों के बीच किया जा सकता है, जिसे अंतर्राज्यीय असमानता कहते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में यदि विषमता को नापना है तो हमें एक इकाई के रूप में राज्य का प्रयोग करना होगा, और यह इकाई राज्य हो सकती है जिसकी हमने विषमता ली है। यहाँ हमने एक देखा हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को मापा गया है, जिसमें सर्वाधिक जो आंकड़ा है वो केरल का है और इसको सबसे गहरे रंग में बताया हुआ है। और इस प्रकार हल्का रंग होते हुए मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आप देखेंगे कि बिल्कुल हल्का रंग है, जिससे हमें पता लगता है कि बढ़ते से घटते क्रम में किस प्रकार की विषमता को लिया गया है। एक और रोचक बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने मई 1980 में मुंबई में इसी विषय पर एक लेक्चर देते हुए अपनी बात कही थी कि भारत में विभिन्न राज्यों को उनके विकास के स्तरों व विकास की दरों के आधार पर भद्र राज्यों व शूद्र राज्यों में बांट दिया गया है। भद्र राज्य श्रेणी में विकसित माने गए, जबकि शूद्र राज्य अविकसित माने गए। इस प्रकार यह एक गंभीर चर्चा हमेशा से चलती रही है कि राज्यों को उनके विकास के स्तर पर भी बांटकर चर्चा की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इस प्रादेशिक असमानता के सूचक या इसको मापने के कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। पहला बिंदु हो सकता है प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता व बेरोजगारी के सूचक। दूसरा कृषिगत सूचक। तीसरा औद्योगिक सूचक। चौथा आधार ढांचे से संबंधित सूचक। अगला बिंदु सामाजिक सेवाओं में प्रगति से संबंधित, और अंत में राज्यवार वित्तीय आवंटन से संबंधित। यहाँ हमें अपने उत्तर में इसी प्रकार के बिंदुओं को बांटते हुए अलग अलग व्याख्या करनी है। यहाँ आपने देखा होगा कि यदि इस तरह का पूछा जाता है प्रश्न, तो प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार होगी: भारत में प्रादेशिक असमानता के विभिन्न सूचकों का वर्णन कीजिए और यह भी बताइए कि प्रादेशिक असमानता से आप क्या समझते हैं। अब हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता व बेरोजगारी के सूचक। आपकी पाठ्य पुस्तक में भारत देश के अधिकांश राज्यों को बताया हुआ है, पर यहाँ पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने केवल 3 राज्य लिए हैं, जिसमें से हमारा गृह राज्य राजस्थान हमने लिया ही है। साथ ही 2 अन्य राज्यों को भी हमने आपकी दृष्टि के लिए बताया है, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लगभग सभी राज्यों के आंकड़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं। और यदि आप अपने उत्तर में कुछ चुनिंदा राज्यों के आंकड़ों को याद करते हुए भी लिखते हैं, तो भी यह एक पर्याप्त जानकारी उत्तर की दृष्टि से मानी जाएगी। यहाँ हम देखते हैं प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि प्रति व्यक्ति स्टेट जीडीपी जो किस प्रकार की है। बिहार में देखें सबसे कम है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, और राजस्थान में इनकी एवरेज के आसपास मान सकते हैं 89,678। ये 2016-17 के मूल्यों पर है। अब देखें निर्धनता अनुपात 2011-12 में बिहार में ये सबसे ज़्यादा है 33.7, हरियाणा में केरल में है ये 7.1, राजस्थान में है 14.7। इसी तरह बेरोजगारी की दरें आप 2015-16 के आंकड़ों से देखेंगे। बिहार में है 4.4, गुजरात में है 0.6,
और राजस्थान में है 2.5। इस तरह आपने भारत देश के विभिन्न राज्यों में आय, निर्धनता, बेरोजगारी के आंकड़ों का वर्णन किया है और इस प्रकार आप अपनी बात को विषमता के माध्यम से समझाने में सफल हुए हैं। इसी तरह हम और अलग आंकड़ों पर विचार करें तो पाते हैं कि कृषिगत व औद्योगिक सूचकों में कृषि जोतों का आकार यानी कि किसी क्षेत्रफल में औसत कृषि किस प्रकार होती है 2015-16 के आंकड़ों से बिहार में 0.39, पंजाब में 3.62 सर्वाधिक है ये, और राजस्थान में 2.73 हेक्टेयर। 2011-12 में सकल सिंचित क्षेत्रफल सभी फसलों के क्षेत्रफल यानी उस क्षेत्र में जो कुल क्षेत्रफल है उसका सकल सिंचित क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। आसाम में 3.9 है, हरियाणा में 87.5 है और राजस्थान में 36.3 है। उद्योगों में प्रति व्यक्ति विनिर्माण द्वारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य 2014-15 के आंकड़े बिहार में 570 लोएस्ट, हरियाणा में 18,128 और राजस्थान में 12,756। इस प्रकार यहाँ भी आपने देखा कृषि और औद्योगिक सूचक किस प्रकार से काम कर रहे हैं और किस प्रकार से विभिन्न राज्यों के बीच में अंतर है। यहाँ भी आप अपनी बात को कहने में सफल होते हैं। अगला बिंदु देखें आप, आधार ढांचे से संबंधित सूचक। 3 राज्य हमने यहाँ चर्चा के लिए हैं, आसाम, केरल और राजस्थान। आधारभूत ढांचे का जो सूचकांक है योजना आयोग के अध्ययन के आधार पर 2008-9 के आंकड़े हैं। 62.0 है लोएस्ट आसाम के लिए, 197.4 हाईएस्ट है केरल के लिए, राजस्थान के लिए 84.1 है। विद्युत की खपत देखें आप, किलोवाट घंटा या KWH में 2247.7 हाईएस्ट गुजरात के लिए, केरल के लिए 704.2, राजस्थान के लिए 1163.5। 7 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए साक्षरता 61.8 लोएस्ट बिहार के लिए, केरल के लिए 94.0 अधिकतम और राजस्थान के लिए 66.1। यानी आपने देखा कि केरल में साक्षरता भी सर्वाधिक है और आधारभूत ढांचा भी सर्वाधिक है, लेकिन फिर भी संभवतः वहाँ उद्योग धंधों के अभाव के बिना, बड़ी फैक्ट्रियों के अभाव के बिना विद्युत का जो खर्च है वह बहुत कम है। इससे हमें यह पता लगता है कि अलग अलग मानकों पर अलग अलग राज्यों में विषमता पाई जा सकती है। इसलिए हमें एक राज्य की पूरी होलिस्टिक या महत्वपूर्ण पिक्चर देखने के लिए उसके विभिन्न प्रकार के आंकड़ों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रादेशिक असमानता के प्रमुख कारण कौन से हैं। अलग अलग राज्यों में प्राकृतिक व आर्थिक साधनों में अंतर हो सकता है, जिन अंतरों के कारण अलग अलग राज्यों में विकास की गति अलग अलग हो सकती है और उनमें अंतर पाया जा सकता है। जैसे जलवायु है, वर्षा है, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वन संपदा आदि से प्रादेशिक अंतर पाए जा सकते हैं। पंजाब की प्रति व्यक्ति ऊंची आय व नीची निर्धनता का अनुपात मुख्य कारण वहाँ से अत्यधिक उपजाऊ भूमि है जो कृषिगत उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी उत्तम है। राजस्थान में वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता के कारण कृषिगत उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आते हैं और अकाल व सूखों के कारण अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं निवेश की मात्रा में अंतर। विकास का निवेश की मात्रा से सीधा संबंध होता है। जिन क्षेत्रों में भारी निवेश होता है वे क्षेत्र अधिक प्रगति करते हैं और कम निवेश वाले क्षेत्र अपर्याप्त आधार ढांचे, नीची आमदनी, संकुचित बाजार और दक्षता के बहिर्गमन के कुचक्र में फंसने से प्रादेशिक असमानताएं बढ़ती है। बिहार का आप उदाहरण ले सकते हैं। बाहरी निवेश की कमी के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोज़गार नहीं मिलता है। रोज़गार नहीं मिलने की वजह से उनके बाज़ार संकुचित होते हैं और वहाँ पे एक व्यापक गरीबी का माहौल पिछले दशकों में देखने को मिला है और वहाँ के लोगों को अन्य क्षेत्रों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब की ओर रोज़गार की दृष्टि से पलायन करना पड़ा है
और वह क्षेत्र निर्धनता और बेरोजगारी के जाल में फंस गया। परंतु वर्तमान समय में धीरे धीरे वह राज्य विकास की ओर अग्रसर हुआ है। योजनाओं में राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से विभिन्न राज्यों की प्रगति में अंतर। पंचवर्षीय योजनाओं में भी विभिन्न राज्यों में प्रगति एक जैसी नहीं रही। जैसे महाराष्ट्र व गुजरात में औद्योगिक दृष्टि से तेजी से विकास हुआ है, जबकि अन्य राज्यों में उतना माहौल औद्योगिक दृष्टि से नहीं बन पाया। जिन राज्यों ने विद्युत, परिवहन, सिंचाई और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साधनों पर अधिक बल दिया, उन्हें आगे चलकर कृषिगत औद्योगिक विकास में भी सहूलियत हो गई। अन्य कारणों में हम देखें कि मानव संसाधन विकास का भी सामान्य विकास पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी तरह निर्धनता और बेरोजगारी के अधिक आंकड़े होने पर भी सामान्य विकास के आंकड़ों पर अंतर पड़ता है। अब हम देखते हैं योजनाओं में प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिए सरकारी नीति। यहाँ हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को ले रहे हैं जिनके आधार पर आप अपने उत्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले है आधार ढांचे के विकास पर बल। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में, या ऐसा कहें कि विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में प्रादेशिक असमानताओं को कम करने के लिए सिंचाई, बिजली, परिवहन, संचार के साधनों पर विकास करते हुए, औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना करते हुए बिजली, पानी, सड़क, संचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल दे सकती है। विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं, जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान के संदर्भ में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनजातीय क्षेत्र विकास प्रोग्राम, जिससे इन क्षेत्रों के पिछड़ापन टारगेटेड या लक्ष्य दृष्टि से दूर किए जा सकते हैं। यह भी एक प्रक्रिया है जो प्रादेशिक असमानताओं को दूर करती है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए विभिन्न औद्योगिक विकास योजनाएं चलाकर भी एक समान रूप से औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी अपनाए जा सकते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय, फैक्ट्रियों में श्रमिकों की संख्या, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, सड़क, रेल लंबाई आदि तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में आर्थिक क्षेत्र के बिंदुओं की गणना करके हम प्रादेशिक असमानताओं के बिंदुओं को समझ सकते हैं और उनमें एक लक्षित या टारगेटेड रणनीति अपनाकर एक समान आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह से चैनल पर जुड़ते रहें। धन्यवाद।